लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे। नमस्कार साथियों, भारत सरकार किस प्रकार से देश की संपत्ति एक एक करके बेचते जा रही है, क्या कारण है कि उसको सब देश की संपत्ति बेचने की जरूरत पड़ गई। एक तरफ 6 लाख करोड़ रुपए का देश की संपत्ति बेचने का लक्ष्य रखा सरकार ने, और एक तरफ कोई भी आपने देखा कोरोना पर सरकार घोषणा कर देती है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देते हैं। फिर समय समय पर जब भाषण देना होता है, कभी ये बोलते हैं कि 100 करोड़ रुपए का आपको पैकेज दिया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोई भी उनका चुनावी भाषण हो या अलग किसी राज्य में चुनावी सभा हो, उस समय जगह जगह अलग अलग भाषण देकर लोगों को खुश कर दिया जाता है। एक तरफ लोगों के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य में कोरोना में आपने देखा होगा जगह जगह लोग, इतनी संख्या में लाखों लाख के लोग मर गए और सरकार जरा भी स्वास्थ्य और सुविधा देने में सक्षम नहीं रही। क्या कारण था कि लोगों को दर दर भटकना पड़ा, लोगों को स्वास्थ्य के लिए, ऑक्सीजन के लिए भटकते रहे, इंजेक्शन के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे, किसी को कोई कुछ नहीं मिला। सरकार फिर वो मुद्दा को भटकाने के लिए ले आई कि ओबीसी आरक्षण, कभी राम मंदिर, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान। समय समय पर जब भी संकट आया तो सरकार मुद्दे को तुरंत बदल देती। क्या कारण है कि 6 लाख करोड़ रुपए को सरकार को जरूरत पड़ गई, जब वही सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज का सपना दिखाती, कभी 100 लाख करोड़ रुपए का सपना दिखाती। आज आप देख रहे हैं कृषि बिल 3 काला कानून के लिए किसान 8 महीना 9 महीना हो गया तब से वहाँ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। 650 से किसान ज़्यादा शहीद हो गए, तो भी सरकार जरा भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी संस्थानों को बेचना, मुद्दे से भटकाना उनका एक मुख्य काम हो गया है जो लगता है। इस समय आप देख रहे हैं कि जगह जगह उन्होंने योजना ही बना डाली है, उन्होंने एक विभाग बना डाला है कि देश की संपत्ति को कैसे बेचना है उसकी लिस्ट बनाओ। कितनी संपत्ति बिक रही है, क्या क्या बेचने जा रहे हैं, अभी कुछ उसका नमूना मैं आपको बताता हूँ। कुछ गिनी चुनी हुई कंपनियां जिसके पीछे वो पड़े हुए हैं, उसमें आप देखते होंगे कंपनी में स्कूटर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स, फेरोस्क्रिप निगम, पवन हंस, एयर इंडिया, HLL, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन, बंगाल केमिकल, नीलांचल इस्पात, HPL, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन, NMDC, सेल का दुर्गापुर, भद्रावती यूनिट, THDC, इंडियन फार्मा, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स, इंडियन टूरिज्म,
नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर लिमिटेड, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, कामरजार पोर्ट। इसके सिवाय भी और भी लिस्ट तैयार हो रही है बहुत जल्दी ही, और लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको नौकरी मिलेगी, 2 करोड़ हर साल नौकरी मिलेगी। तो 7 साल में कितनी नौकरी मिली? और यदि ये सब कंपनियां बिकते जाएंगी तो आरक्षण का, ओबीसी का किसको क्या लाभ मिलेगा? नौकरियां कहाँ मिलेंगी? जब आरक्षण आप किसको भी कितना भी दे दें, जब कंपनियां ही नहीं होंगी, केवल सब कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी, तो किसी को नौकरी कहाँ से मिल सकती है? जब नौकरी नहीं होगी तो लोगों को रोजगार नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, तो कहाँ से कोई इस देश में तरक्की कर सकता है? नौजवान हो, शिक्षित हो, बेरोजगार हो, जो इस समय युवा पीढ़ी है, उनका शिक्षा का स्तर इतना गिर गया कि आज 1.5 साल से कोई भी स्कूल नहीं जा पा रहा है। उनकी शिक्षा एकदम चौपट हो गई। उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का पूरा ये ध्यान है कि हम कैसे, अगला चुनाव कहाँ पर आ रहा है वो हम कैसे जीते, किस राज्य में अलग चुनाव आ रहा है वो कैसे हम जीते, कहाँ से पैसा इकट्ठा करें। महंगाई चरम सीमा पर, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, खाने का तेल हो, खाद्य सामग्री हो, सभी चीज़ें आसमान छू रही हैं, लेकिन उसका सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार को केवल पैसे से मतलब है कि जनता के जेब से पैसा किस प्रकार से हमारे जेब में आ जाए, उसकी नई नई योजना बन रही है। देश बेचना हो, संपत्ति बेचना हो, या लोगों के, हमारे नागरिक जो है भारत के, उनके जेब में से कैसे पैसा निकाल लेना है, उसकी बड़ी बड़ी योजना बन रही है। किस प्रकार से बन रही है? आप टैक्स देख लीजिए, दूसरा आरटीओ का टैक्स देखिए, इंश्योरेंस है, सभी सेक्टर में जो सरकार पेट्रोल डीजल पर 23 लाख करोड़ रुपया वसूल कर लेती हो, उसके बाद भी वो अलग अलग कंपनियां बेच रही हैं, और कोई भी एक नई कंपनी बनाने के ऊपर है नहीं। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि यदि ये कंपनियां घाटे में है तो प्राइवेट कंपनी खरीद क्यों रही है? यदि प्राइवेट कंपनी खरीद रही है, इसका मतलब वो फायदे में है। सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के दाम बेच देना, और कुछ गिने चुने उद्योगपति को, जिसको लाभ मिलने वाला है, वो यदि वो ले लेते हैं कंपनी वो, तो धीमे धीमे देश गुलामी की तरफ हो जाएगा। दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी, AA इंडिया कंपनी तुरंत ही यहाँ बन जाएगी, और देश के लोगों को गुलामी की जंजीरों में फिर से जकड़ना होगा। यदि देश में आज़ादी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, तो सबसे पहले इसको रोकना पड़ेगा कि ये देश की संपत्ति क्यों बेच रहे हैं, महंगाई पे क्यों नहीं कंट्रोल है इनका, शिक्षा पे इनका क्यों नहीं ध्यान है। क्या कोरोना में शिक्षा नहीं हो सकती, एजुकेशन नहीं हो सकता, इनके पास क्या योजना नहीं है, उसके ऊपर क्यों नहीं पूरा ध्यान है कि यदि शिक्षा बंद है, हमारे युवा धन, आगे का भविष्य की पीढ़ी यदि अशिक्षित रह गई तो आने वाले समय में क्या होगा, उसकी सरकार को चिंता नहीं है। सरकार को इतनी ही चिंता है कि हमारा वोट बैंक कैसे तैयार होता हो, और किस प्रकार से हम जनता को आपस में फूट डालो, राज करो की राजनीति किस प्रकार से आप देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कराना हो, हिंदू को लड़ाना हो, ओबीसी का कराना हो, जाति किसी की नहीं होती। राजनीति में कोई भी जाति के हिसाब से आगे नहीं आ सकता। देश कभी जातिवाद धर्म के ऊपर आगे नहीं आ सकता। उसके लिए सबसे पहले आप देखें, कोई भी यदि किसी जाति का नेता आता हो, उसको राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं। टिकट देने के बाद वह क्या बोलता है, मैं इस जाति का हूँ, मेरा इतने प्रतिशत वोट फिक्स है और इतना पार्टी का वोट मिल जाएगा, और वो आदमी जिता के वो नेता बन जाता है। वो जब नेता बनकर ऐसो आराम की जिंदगी जीता है, उसके समाज को कोई लाभ नहीं मिलता।
न उसको देश से किसी को उससे लाभ मिलता है। जब तक इस देश में जातिवाद होगा, धर्मवाद होगा, तब तक वो देश आगे नहीं आ सकता। कोई भी देश हो, जिस देश में जातिवाद हो, कट्टरतावाद हो, धर्म हो, वो उसका समावेश राजनीति में हो, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। यदि देश को आगे बढ़ाना हो, सबसे पहले जातिवाद, धर्म, ये इसको राजनीति से दूर करना पड़े। जातिवाद हो अपनी जगह हो, धर्म हो अपनी जगह हो, उसका राजनीति में इस्तेमाल न हो। जब जब राजनीति में इसका इस्तेमाल हुआ है, उसका लाभ किसी को नहीं हुआ है। आज समाज में इतना नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को इतना एक दूसरे से डराया जा रहा है, एक दूसरे को फूट डाली जा रही है। आपको समझना पड़ेगा इसका लाभ किसको मिलता है। इसका लाभ नेताओं को मिलता है। यदि आप करिए, जितना मर्जी नफरत करिए, जातिवाद करिए, यदि उससे आपको जरा भी लाभ होता हो तो आप करिए। आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, उसका नुकसान ही होने वाला है। आपको यदि भड़काया जाएगा किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, इतना जहर बोया जाएगा, अंत में उसका नतीजा क्या निकलेगा? अंत में नतीजा यही निकलेगा कि नुकसान उसी का होगा और नेताजी लोग फायदा उठा के ले जाएंगे। वो नेता फायदा उठाते हैं हमारा। जब तक जनता नहीं समझेगी तब तक वो ऐसे ही फायदा उठाते रहेंगे और राजनीति पर धर्म और जाति की राजनीति करते रहेंगे। यदि वो धर्म और आप जाति की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, तभी आपको शिक्षा मिलेगी, तभी रोजगार मिलेगा, तभी स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन चुनाव आता है तो हम लोग न कभी शिक्षा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, न स्वास्थ्य की बात करते हैं, न अपने हक की बात करते हैं, न लोकतंत्र की बात करते हैं। हम केवल चुनाव आने के बाद हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, धर्म, उसके ऊपर वोट देते हैं। उसका नतीजा आपने देखा अभी कोरोना में, लाखों लाख लोग मर गए। जातिवाद कोई काम नहीं आया। लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, वो सरकारी हॉस्पिटल खोज रहे थे। अब एक एक करके ये सरकारी संस्थान बिकेंगे, सभी प्राइवेट हो जाएंगे, तो गरीब आदमी कहाँ से इलाज करा पाएगा? गरीब का बच्चा कहाँ स्कूल में पढ़ पाएगा? गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं सकता, इतनी प्राइवेट में फीस महंगी है। तो शिक्षा का स्तर कहाँ होगा? जब आपको वोट देना होता है तब आप जातिवाद देखते हैं, और जब आपके ऊपर संकट आता है तब सरकारी हॉस्पिटल खोजते हैं। तब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खोजता। प्राइवेट हॉस्पिटल में अमीर लोग, पैसे वाले लोग, वो तो अपना इलाज करा ही लेंगे, लेकिन भारत की आम जनता वो इलाज नहीं करा पाती, और लाखों लाख जनसंख्या ऐसे ही भारत की कम हो जाती। सरकार जिनकी मृत्यु हुई उसको गिनने में नहीं है, उसकी गिनती बताने में नहीं है, कितने लोग मरे, कितने लोग बिना ऑक्सीजन के मरे, वो बताने के ऊपर नहीं है। कोई भी इनके पास आंकड़ा नहीं है। न सरकार उनको कोई मुआवजा देने के ऊपर है, कि बोलते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है। तो आपकी जान की कीमत कोई नहीं है। आपकी कीमत इतनी है कि आपके वोट की कीमत है। जब चुनाव आएगा तो अच्छा खासा पैसा खर्च होगा, जोर शोर से वादे होंगे, इतने वादे होंगे कि आप उसमें भ्रम में आ जाएंगे, और उसका नतीजा आप आने वाले समय में फिर देखेंगे कि चुनाव आता है तब क्या माहौल होता है, लोग किस प्रकार से वादा करते, चुनाव हो जाने के बाद किस प्रकार से हमारे ऊपर शासन करते। यदि किसान बोलते हो कि हमको ये काला कानून नहीं चाहिए, तो ज़बरदस्ती उसका क्यों भला कर रही है सरकार? यदि उसको अपना भला नहीं कराना है कि मुझे ये काला कानून नहीं चाहिए, तब भी सरकार बोलती है कि नहीं, ज़बरदस्ती आपको ये कानून मानना ही पड़ेगा। 650 किसान शहीद हो गए। सरकार के पास जरा भी संवेदना हो, तत्काल ये काला कानून को निरस्त करना चाहिए, किसानों के साथ बैठक करे और तुरंत उनकी समस्याओं को सुने
उनकी जो भी समस्या है, उनका भ्रम यदि सरकार बोलती है कि है तो उनका वो दूर करे, लेकिन सरकार को भ्रम नहीं है, किसानों को भ्रम नहीं है, तो आखिर ये हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो कृषि प्रधान देश, जिसका भारत का 65% आबादी खेती के ऊपर है, वो किसान समझ गया कि हमारी हालत भी बहुत ख़राब होने वाली है। जिस प्रकार पेट्रोल उद्योगपति के हाथ में है, पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर बिक रहा है, जिस दिन ये खेती उद्योगपति के हाथ में आ जाएगी, उस दिन खेती का अनाज भी लोगों के निवाला मुंह से निकल जाएगा, लोगों के थाली में रोटी नहीं रहेगी। उसके लिए किसान लड़ रहे हैं। किसान न केवल अपने लिए लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे 130 करोड़ भारत की जनता के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सबकी है। यदि कोई समझता हो कि किसान अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी फसल के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो सबके लिए लड़ रहे हैं। आने वाले समय में इसका नतीजा सबको भुगतना पड़ेगा। केवल किसान को तो पड़ेगी ही आफत, लेकिन आम जनता को भी महंगाई चरम सीमा पर होगी। इसके साथ ही आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।